गुड इवनिंग एक बार आप लोग को। और मैं जस्ट आज जो कुछ पढ़ाऊंगा वो थोड़ा स्पेशल होगा। स्पेशल ये बात से होगा कि मैं ऐसा फील किया हूं कि कुछ चीज मिस हो गया हमसे, जो छूट गया, कुछ पॉइंट्स जो हम अभी तक नहीं पढ़ा पाए। तो इस मिसिंग पॉइंट्स को अभी हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर ये छूट गया तो समझो छूट गया। जो जो पॉइंट्स मिस किया, क्योंकि मैंने पीडीएफ फाइल देखा था, तो पीडीएफ फाइल आपको जो मैंने भेजा कि इसमें क्या क्या मैं मिस कर चुका हूँ, वो पॉइंट्स में आज उस पॉइंट्स को आज मैं डील करूंगा। और उसके बाद फिर बाकी इस पॉइंट्स को डील करने के बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। कहां से? कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बिफोर दैट जस्ट आई एम गोइंग टू डील सम पॉइंट्स व्हिच ऑलरेडी आई हैव मिस्ड। सब मिसिंग पॉइंट्स, क्या क्या मिसिंग पॉइंट्स था, पहले हम लोग इसका एक चार्ट बनाते हैं, क्या क्या मिस कर गए थे हम। पहला मिसिंग पॉइंट था पॉलन एलर्जी। पॉलन से एलर्जी भी होता है, पॉलन ग्रेन से, वो नहीं आपको पढ़ा पाए। पॉलन वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी, उसके बाद पॉलन एलर्जी, पॉलन वायबिलिटी, पॉलन पिल्स, ये सब पढ़ाना है। कंपाउंड पॉलन ग्रेन, कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या होता है ये पढ़ाना है। उसके बाद पॉलिनियम क्या होता है, ये सब छूट गया था, दो लाइन का है। पॉलिनियम क्या होता है, ट्रांसलेटर क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ये भी मिस कर गए थे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल on the basis of relationship among micropyle, चलाजा एंड हाइलम। और एक और भी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, यानी इसको ऐसे बोला जाए, टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ pollen tube within the ovule। इतने सारे पॉइंट ऑलरेडी जस्ट आई हैव मिस्ड। अब सारा पॉइंट्स, थोड़ा सा ये बड़ा है। कौन? ये पॉइंट बड़ा है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ये अच्छा खासा क्लास, मैंने आधा क्लास ले सकता है इसमें। सिर्फ उम्मीद करेंगे ये कल पढ़ाएंगे। बाकी 1 2 3 4 5 6 सारा पॉइंट्स मैं अभी क्लियर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, द पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी क्या है बेटा? किसी किसी इंसान को डस्ट से एलर्जी होता है, धूल से एलर्जी होता है, चना का डस्ट, इसका डस्ट, मिट्टी का डस्ट, जो भी है। लेकिन बहुत इंसान को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। जैसे ही मॉर्निंग वॉक करने गया, एकदम खुली हवा में मॉर्निंग वॉक कर रहा है, दौड़ रहा है, अचानक वो छींकना शुरू करता है, स्नीजिंग। काफी छींका, 10-12 बार छींका, लगातार छींका, नाक से पानी आने लगा, राइनोडिया इसको कहते हैं, होने लगा। उसके बाद अगर बहुत ही मतलब सीवियर अगर एलर्जी होगा तो उसमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस में तकलीफ भी हो जाएगी। उससे भी अगर काफी सीवियर हुआ, सीवियर मतलब भयानक, अगर भयानक एलर्जी हुआ तो क्या होगा? बीपी भी फॉल करेगा, बीपी भी घटेगा। तो मित्रों, ये एलर्जी क्या है? पॉलन एलर्जी। जैसे ही पॉलन ग्रेन, इससे मान चले कि वो सांस ले रहा है, इसको मैं मिटाता हूं, ये इस साइड को मैं खाली कर लेता हूं। मान लीजिए कि ये घूम रहा था, ये नाक हुआ, और इस नाक से होकर ये क्या? नोज के अंदर में
नोज के अंदर जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, नाक का स्पेस जिसमें हम लोग ये ऐसे सब करते हैं, तो ये उसके दीवार में, नेजल कैविटी के दीवार में क्या होते हैं, न्यूजल नेजल कैविटी के दीवार में देखो लाल 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 सब पिंक पिंक हो जाता है, वो क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी। तो जैसे ही आप सांस लिए, पॉलन ग्रेन यहां नाक के अंदर आया, जैसे ही कांटेक्ट में आया, आपको क्या हुआ, छींक आई, एलर्जी, आप एलर्जिक थे, तो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी क्या क्या आएगा, सिम्टम्स क्या क्या आएगा, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी क्या क्या आ सकता है। तो पहला आ सकता है स्नीजिंग, उसको छींक होगी, छींकना इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा होगा नाक से पानी आना, वाटरिंग, वाटरिंग फ्रॉम नोज, वाटरिंग फ्रॉम नोज, जिसे हम लोग मेडिकल भाषा में, हम लोग अपनी भाषा में से क्या कहते हैं, राइनोरिया कहते हैं, राइनोरिया। इससे हम लोग राइनोरिया कहते हैं, नाक से पानी आना, वाटरिंग फ्रॉम नोज। अगर काफी भयानक हुआ तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी मैंने कठिनाई, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस में कठिनाई होगी, सांस लेने, ब्रीदिंग में सांस, और थोड़ी सी और भयानक होगा और सीवियर होगा तो माइट बी कि उस आदमी को बीपी भी फॉल कर सकता है, फॉल इन बीपी, बीपी मींस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी कर सकता है। तो जैसे हम लोग का मेडिकल टर्म होता है बेटा, कुछ हम लोग के डॉक्टर, हम लोग जितने डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब जानता है कि हम लोग के पास 3 वर्ड, माइल्ड, आप लोग भी अगर मौका लगे तो लिख लेना, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 वर्ड है जो हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। हम लोग डॉक्टर जितने भी हैं हॉस्पिटल में या जैसे बातों बातों में ये हम लोग काफी यूज करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। जैसे हम बोलेंगे कैसा दर्द है, तो माइल्ड पेन है, माइल्ड पेन माने थोड़ा पेन है, माइल्ड माने थोड़ा, माइल्ड माने थोड़ा, सीवियर का मतलब भयानक, बहुत ज्यादा, भयानक मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कैसा दर्द है, तो सीवियर पेन है, कैसा दर्द है, माइल्ड पेन है। और कभी कभी क्या बोलते हैं, ना तो माइल्ड है ना सीवियर है, बीच बीच का है, मॉडरेट। हाँ सर, माइल्ड भी नहीं है सर, सीवियर भी नहीं है, मॉडरेट है, यानी बीच बीच का है। तो ये सब वर्ड आप लोग भी थोड़ा जानिए, बीच बीच का, यानी बीच बीच का कहने का मतलब ना तो माइल्ड ना तो अधिक और ना ही बहुत कम, बीच बीच का है। तो मित्रों, अगर माइल्ड है, अगर एलर्जी उससे माइल्ड है, पॉलन ग्रेन नाक में एंट्री मारा, नेजल कैविटी में पॉलन ग्रेन गया, और उसको क्या होगा, थोड़ा छींकेगा, थोड़ा नाक से पानी आएगा। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा हुआ तो क्या होगा, सांस में तकलीफ भी हो सकती है, उससे भी ज्यादा हुआ तो बीपी भी फॉल होगा, फॉल माने कमी होगा, बीपी भी कमेगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलन एनर्जी। क्या आपको समझ में आया पॉलन एनर्जी? वेरी गुड। अब इसमें हम देखेंगे कि पॉलन एलर्जी आखिर किस से हो, इसको थोड़ा मिटाते हैं। पॉलन एलर्जी के कारण किन किन, कौन कौन ऐसा प्लांट है जिसके फूलों के पॉलन ग्रैंड से आज एलर्जी हो रहा है। मित्रों, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके नीट का क्वेश्चन हो सकता है, नीट का क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन ऐसा प्लांट है जिसके पॉलन ग्रैंड से आज हम लोग को एलर्जी हो रहा है। खास करके इंडिया में बेटा एक पार्थेनियम नाम का, एक पार्थेनियम प्लांट, और इसके बारे में किस्सा है। ये पार्थेनियम प्लांट अपने इंडिया में नहीं होता, ये पार्थेनियम प्लांट अपने इंडिया का प्लांट नहीं है। जिस समय हमारे देश में खाने पीने का बहुत कमी था, दिक्कत था, गेहूं का उतना उत्पादन नहीं होता था, तो हम लोग कहीं से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, मंगाते थे, आयात करते थे, तो आता था। उसी चक्कर में क्या हो गया कि हमारे इंडिया में गेहूं के साथ, जो गेहूं आता था उस गेहूं के साथ पार्थेनियम नाम का प्लांट का सीड भी आ गया, पार्थेनियम नाम का प्लांट का सीड भी गेहूं के साथ आ गया।
जब हम लोग गेहूं को खेत में बोए तो पार्थेनियम नाम का प्लांट भी उग गया, उसके फूल हुए, उसके जो पॉलन ग्रेन हुए एलर्जी कॉज करने लगा। बाद में खोज हुआ ये कौन ग्रास है, ये तो इंडिया में होता ही नहीं था इंडिया में, तो ये कौन है, इट इज एक्जोटिक प्लांट, इट इज एक्जोटिक प्लांट। एक्जोटिक का हिंदी क्या होता है, विदेशी। ये अपने मुल्क का नहीं था, ये विदेश मुल्क का था और अपने इंडिया में आ धमका। कैसे आया, तो बस एक संजोग मात्र आया, गेहूं के साथ आ गया। और मित्रों ये पार्थेनियम ग्रास है और इस पार्थेनियम प्लांट के पॉलन ग्रेन से आज इंडिया में बहुत लोगों को एलर्जी है बेटा, एलर्जी काफी लोग को है। इसका कैरोट ग्रास भी कहते हैं इसको, इसको हम लोग कैरोट ग्रास भी कहते हैं। पार्थेनियम को हम लोग कैरोट ग्रास भी कहते हैं। तो क्या सिर्फ पार्थेनियम ही करता है, some other plants, some other plants whose pollen grain cause allergy। और कौन कौन प्लांट है बेटा, पार्थेनियम को छोड़ करके, पार्थेनियम को हम लोग कैरोट ग्रास भी कहते हैं। कैरोट ग्रास बहुत फेमस है, हमने पहले बता दिया कि नीट में क्वेश्चन आ सकता है। आज मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द पॉलन एलर्जी, पॉलन ग्रेन्स ऑफ द पार्थेनियम, जिसको कैरोट ग्रास बोलते हैं। लेकिन इसको छोड़ करके और भी तो ये यस एमेरैंथस का प्लांट, सोरगम प्लांट है ना, सोरगम एमेरैंथस etc, ये सब प्लांट भी क्या करता है, पॉलन एलर्जी कॉज करता है। ठीक है बेटा, चलिए तो आपको मैं अपने पीडीएफ फाइल में क्या क्या लिख के भेजा हूं, कैरोट ग्रास यानी पार्थेनियम लिख के भेजा हूं, ये सब नहीं लिखा होगा, सोरगम एमेरैंथस नहीं लिखा होगा। ठीक है, चलिए तो पॉलन एलर्जी हो गया बेटा, पॉलन एलर्जी समाप्त। पॉलन एलर्जी पर अगर शॉर्ट नोट्स भी आएगा तो आप लिख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। चलिए अगला क्या है, पॉलन वायबिलिटी। चलिए बेटा इसको बता दो, पॉलन वायबिलिटी क्या है, पॉलन वायबिलिटी पॉलन ग्रेन का जिंदा रहना, पॉलन ग्रेन का जिंदा रहना यानी इट इज द टाइम पीरियड, it is the time period for which pollen grains retain ability to germinate। मित्रों समझे कि नहीं समझे, मैं यहां पर मिटाता हूं सबको, मुझे तो याद ही हो गया कौन कौन पॉइंट्स मुझे बनाने हैं, जगह होगा तो ज्यादा बजाएगा। आप लोग जानते हो बेटा कि ये क्या है, दिस इज द female part, we call it carpel of pistil, this is the stigma, this is the stigma, this is the style and this part is ovary, and within the ovary क्या होते हैं बेटा, ये क्या है, एग, ये क्या है, सिनर्जी, इसको मैं थोड़ा पतला कर दूं, यहां पर क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स, यहां क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या हो गए, म्यूसिलस, यानी मैं क्या बना रहा हूं फोटो, आप समझ रहे हो, मैं बना रहा हूं ओव्यूल का डायग्राम। मित्रों ये क्या, माइक्रोपाइल, यहां पर क्या चला जाए, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, है ना।
जहां पर ये क्या माइक्रोपाइल, द पार्ट ऑफ ओव्यूल वेयर इनर इंटेगुमेंट एंड आउटर इंटेगुमेंट आर एब्सेंट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और जो क्या बोलते हैं चला जा, द पार्ट ऑफ ओव्यूल एट विच द फॉर्मेशन ऑफ वॉल स्टार्ट्स। वॉल का फॉर्मेशन जिस पॉइंट पर स्टार्ट होता हो ओव्यूल के उस साइड को चला जा कहते हैं। तो दिस इज द चलाजा, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड दिस इज द ओव्यूल। दिस ओव्यूल इज इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये क्या है, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो सैक। इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो सैक, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि हाउ डज ओव्यूल डेवलप, हाउ डज एम्ब्रायो सैक डेवलप, सब पढ़ाया। इसको बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस में क्या क्या आता है, एक एग और दो सिनर्जी। और एग एपरेटस में जो ये एग है इसको बोलते हैं फीमेल गैमीट, जो मेल गैमीट का इंतजार करते हैं। और ये जो एग एपरेटस है फीमेल गैमीट कहां होता है, चलाजल पोल पर होता है कि माइक्रोपाइलर पोल पर। तो आपका आंसर होगा, आप लोग कुछ कुछ गर्दन भी डुलाइए भाई साहब, आप लोग भी कुछ कुछ फेस दिखाइए और बताइए क्या समझ में आ रही है ना। अगर आ रही समझ में बेटा, यस वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं एग एपरेटस। और ये कहां पर होता है बेटा, ये हम लोग को दिखता है माइक्रोपाइल के साथ। अब चलिए आप लोग को बताए थे कि अभी क्या हो चुका है, एक पॉलन ग्रेन आ गया। पॉलन ग्रेन के अंदर में क्या था, सबसे बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल, और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या ये ग्रेन और ये वेजिटेटिव सेल का। और उसके चारों तरफ क्या था बेटा, ये उसके चारों तरफ ये क्या था, एक्साइल लेयर, एकाइन लेयर, ये सब तो आप जान ही रहे हो, अब उतना डिटेल्स ये नहीं करने का है। जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरता है यानी पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन गिरा, तो ये क्या करता है, पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स, ये यहां से स्टिग्मा से वाटर एब्जॉर्ब करता है, शुगर एब्जॉर्ब किया और ये काफी स्वेल कर जाता है। और स्वेलिंग के बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब बनता है और ये पॉलन ट्यूब यहां से निकल गया, ये पॉलन ट्यूब निकल गया। तो अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरे, स्टिग्मा से वाटर को एब्जॉर्ब करे, शुगर को एब्जॉर्ब करे और ये पॉलन ट्यूब बन जाए। पॉलन ट्यूब किसने बनाया, वेजिटेटिव सेल ने बनाया। देखो ना यही वेजिटेटिव सेल बाहर, अब आपको स्पष्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि वेजिटेटिव सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्ज कर गया, बाहर निकल गया, वही पॉलन ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है नहीं बल्कि वैसा ही सही है कि वेजिटेटिव सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाहर बल्ज कर गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब। और आप लोग को ये भी बताए थे कि इसी पॉलन ट्यूब में कौन आ गया, ये पीछे से कौन आता है, जनरेटिव सेल। और ये जनरेटिव सेल क्या करता है, नीचे की तरफ आया, ऐसे आता है और नीचे में यहाँ क्या बनाता है, टू मेल गैमेट्स। इसको क्या बोलते हैं, टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स। और ये मेल गैमेट बना, धीरे धीरे पॉलन ट्यूब यहाँ आएगा और मेल फीमेल गैमेट का मिलन होगा, तब जाकर के बातें बनेगी, आगे की बातें होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट होगा, एम्ब्रायो बनेगा। मेरे मित्रों, ये जो पॉलन ग्रेन कहीं गिरता है स्टिग्मा पर, तो अगर पॉलन ट्यूब बना लिया तो समझो जर्मिनेट कर गया। अगर पॉलन ग्रेन गिरा स्टिग्मा पर और पॉलन ट्यूब बना लिया, तब समझना कि जर्मिनेट कर गया। और हम देख रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि मानो कि पॉलन ट्यूब मरा हुआ है, जिंदा नहीं है, और पॉलन ग्रेन गिरा स्टिग्मा पर और पॉलन ट्यूब बनी रहा, तो हम समझेंगे कि अब ये वाइबल नहीं रहा, अब इसके पास क्षमता नहीं है जर्मिनेट करने का, इसके पास क्षमता नहीं है पॉलन ट्यूब बनाने का। तो मेरे मित्रों, जब तक उसके पास क्षमता है, द टाइम पीरियड फॉर विच एनी पॉलन ग्रेन हैज एबिलिटी टू फॉर्म द पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड। और तो हम समझेंगे कि पॉलन ग्रेन क्या है, उसके पास एबिलिटी है, वो वाइबल है। वाइबल मतलब जिंदा, वाइबल मतलब जिंदा। It is the time period for which pollen grain retain the ability to germinate. अगर pollen grain germinate करने का कुवत रखता है, अगर pollen grain germinate करके pollen tube बना देता है, तो तुम कह देना कि यार तुम जिंदा हो। एक लाइन में बस खत्म करो। अगर pollen grain
स्टिग्मा पर गिर करके पॉलन ट्यूब बनाता है, यानी जर्मिनेट हो गया, तो तुम समझना कि पॉलन ग्रेन यू आर वाइबल, तुम जिंदा हो। अगर पॉलन ग्रेन अब जर्मिनेट नहीं कर रहा है, पॉलन ट्यूब नहीं बना रहा है, इट सिंपली मींस यू आर डेड। पहले तुम क्या करते थे, आज तुम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम डेड हो चुके हो। मित्रों, तो यही था पॉलन वाइबिलिटी। अब इसमें यही है कि पॉलन वाइबिलिटी प्लांट टू प्लांट वैरी करता है। किसी प्लांट के पॉलन ग्रेन का जो वाइबिलिटी है वो घंटों हो सकता है, महीनों हो सकता है, वर्षों हो सकता है, लेकिन किसी का मिनट में भी है। जैसे गेहूं, व्हीट में क्या है, व्हीट का जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा, एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं कि इन द व्हीट pollen viability is for 30 minutes। 30 मिनट के बाद गेहूं का पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। अब 30 मिनट के बाद उस पॉलन ग्रेन को अगर गेहूं के स्टिग्मा पर गिरा भी दोगे तो दे कैन नॉट जर्मिनेट, वो पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग वाइबिलिटी। मित्रों, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर भी, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितना है, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितना दिन तक जिंदा रहे, है ना। जैसे आप लोग पॉलन बैंक का नाम सुना, पॉलन बैंक आज ही सुन लो। पॉलन बैंक क्या है, यहाँ पर हम लोग पॉलन ग्रेन, डिफरेंट प्लांट के पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम लोग वहां स्टोर रखते हैं क्या, पॉलन ग्रेन। पॉलन बैंक में किसको स्टोर करते हैं, हेयर पॉलन ग्रेन्स आर बीइंग स्टोर्ड, pollen grains are being stored at 196 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखने वाली बात है, at 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री पर होता है। इसीलिए -196 डिग्री बोलो या लिक्विड नाइट्रोजन बोलो, इतना टेम्परेचर पर पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन को हम लोग सुरक्षित रखते हैं। और मित्रों, ऐसे सुरक्षा को इतने डिग्री पर, चाहे वो स्पर्म बैंक हो, जीन बैंक हो, चाहे पॉलन बैंक हो, अगर हम -196 डिग्री सेल्सियस पर अगर प्रिजर्व करते हैं तो ऐसे प्रिजर्वेशन को, सच प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। और मित्रों, ये क्वेश्चन है नीट का, नीट और 12वीं के बोर्ड में दोनों में आ सकता है। -196 डिग्री सेल्सियस, एकदम सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा। -1 लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं और इसे इस टाइप के प्रिजर्वेशन को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। अगर आपको शॉर्ट नोट्स आ गया क्रायो प्रिजर्वेशन पर तो 3 से 4 लाइन में समाप्त, ठीक है, 3 से 4 लाइन में समाप्त, इतना ही याद रखना। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये था पॉलन वाइबिलिटी। तो अभी तक आपने पढ़ा पॉलन एलर्जी, आपने पढ़ा पॉलन वाइबिलिटी। अब हम लोग चलते हैं पॉलन पिल्स, इसको मैं रहने देता हूं एक, पॉलन पिल्स, वाह, पॉलन पिल्स। मित्रों, पॉलन पिल्स क्या गोलियां, जैसे गांव घर बोलते हो कि पैरासीटामोल का टेबलेट खा रहे, क्रोसिन, कालपुल वगैरह खाते हो। जब आपको बुखार लगता है, सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो, डॉक्टर साहब क्या देते हैं, गोलियां, दवाइयां, टैबलेट, वही गोलियां, पिल्स। तो ये पिल्स मार्केट में अवेलेबल है।
आप इसको आप मंगा सकते हो अमेजॉन, ये वो जहां से दवाई के काउंटर पे जा सकते हो। पॉलन पिल्स ये क्या रखता है, ये किसका बना होता है? सच पिल्स आर मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? सच पिल्स आर मेड अप ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन के मिलने से बनता है। वाह, क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या है? हाईली न्यूट्रिटिव है, बहुत ही पोषक तत्व भरा होता है उसमें, हाईली न्यूट्रिटिव। मित्रों, पॉलन ग्रेन की गोलियां अगर खाओगे, टैबलेट खाओगे, बहुत एनर्जी मिलता है। इसीलिए कुछ जो एथलीट होते हैं, धावक होते हैं, एथलीट धावक जो होते हैं, लंबी रेस के जो मतलब धावक होते हैं, 15 किलोमीटर दौड़ना है, 20 किलोमीटर का दौड़ना है, रेस लगाना है, तो उसमें लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसका पॉलन पिल्स का। इट इज मेड अप ऑफ पॉलन ग्रेन। मार्केट में आता है बेटा, टैबलेट फॉर्म में आता है पॉलन पिल्स, है ना। चलिए, तो पॉलन पिल्स, अब हम लोग पॉलन ग्रेन को ऐसा माना जाता है, उसमें प्रोटीन कितने होते हैं? 7 से 26%। पॉलन पिल्स अगर कहा जाए, पॉलन पिल्स के बारे में अगर कहा जाए कि पॉलन पिल्स में तो काफी उससे क्या पॉलन ग्रेन से, हेयर पॉलन ग्रेन से, हेयर पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट। अगर कोई पूछे कि पॉलन ग्रेन्स में न्यूट्रिटिव वैल्यू, न्यूट्रिटिव कंपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का न्यूट्रिटिव कंपोजिशन क्या है? क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, क्या क्या मिलते हैं हमको? प्रोटीन का जहां तक सवाल है 7 to 26%, 7 to 26%। कार्बोहाइड्रेट का जहां तक सवाल है 24 to 48%, 24 to 48%। और जहां तक फैट का सवाल है 0.09 to 14 point something, इतना वैरी कर सकता है फैट, 0.9 to 14.25%। ठीक है बेटा, ओ इसको नहीं करना, इसको नहीं करना था, काम आएगा। चलिए, तो आपने देखा पॉलन पिल्स मार्केट में मिलता है बेटा। पॉलन पिल्स किसका बना होता है? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का क्या क्या कंपोजिशन होता है? इसके खाने से एनर्जी क्यों मिलता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं। प्रोटीन कितना होता है? तो 7 to 26%, कार्बोहाइड्रेट 24 to 48%, और लिपिड सब फैट जो है, फैट कितना है? 0.9 to 14.25% होते हैं। ये हुआ न्यूट्रिटिव कंपोजिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। ओके, अब है, तो अभी तक मैंने पढ़ाया पॉलन पिल्स, पॉलन एलर्जी और पॉलन वायबिलिटी। कितना दिन तक पॉलन जिंदा रहता है? नाउ पॉलिनियम क्या है, कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या है? कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या है? फटाफट मैं कर रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम कम बचा है। कंपाउंड पॉलन ग्रेन क्या है? जब चारों पॉलन ग्रेन आप लोग को सिखाए थे, कुछ याद आ रहा होगा बेटा, कि शुरुआती में जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो चारों माइक्रोस्पोर सटा हुआ रहता है, कुछ याद आया? जब माइक्रोस्पोर शुरुआती में बनता है तो चारों माइक्रोस्पोर आपस में सटे रहते हैं, जिसको बोलते हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर ही क्या बनाता है? बाद चल करके क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। तो मित्रों, अगर पॉलन ग्रेन, चार पॉलन ग्रेन अगर सटा हुआ रह जाए तो इसे ही क्या कहते हैं? कंपाउंड पॉलन ग्रेन। व्हेन 4 pollen grains are attached together, when 4 pollen grains are attached together, such pollen grains are called compound। अब चलिए अगली बात, अगला पॉलिनियम किसे कहते हैं? पॉलिनियम किसे कहते हैं? क्या आप बात मेरी समझ में आई कि नहीं? कंपाउंड पॉलन ग्रेन किसे कहते हैं? जब चार पॉलन ग्रेन आपस में सटा हो, ऐसे सटे हुए पॉलन ग्रेन को कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहते हैं। कितना आसान तो है। अब चलते हैं पॉलिनियम क्या है।
आपको सिखाए थे कि हर एंथर में कितने लोब? 2 लोब, एक लोब ये, एक लोब ये, और हर लोब में कितने पोलन चैम्बर? 1 और 2, यानी 2 पोलन चैम्बर, 1 और 2 पोलन चैम्बर। तो मित्रों, और पोलन चैम्बर शुरुआती में 2 होते हैं हर लोब में, और दोनों को अलग कौन करता है? आप लोग को सिखाए थे, आप लोग को पढ़ाए थे। 2 पोलन चैम्बर के बीच में एक वॉल होता है, दैट वॉल इज मेड अप ऑफ स्टेराइल टिश्यू। लेकिन हम आपको ये भी बताया कि जस्ट बिफोर द डेहिसेंस माने फटना, अब एंथर काफी मैच्योर हो गया है, अब एंथर फटने वाला है। फटने से पहले क्या होता है? स्टेराइल टिश्यू डिसअपियर कर जाता है, ये स्टेराइल टिश्यू डिसअपियर कर गया, और ये दोनों जो अलग अलग था, अब दोनों एक ही चैम्बर पर गया, और सारा माइक्रोस्पोर घूम रहा है। उसी तरह इधर भी होता है, इधर का भी स्टेराइल टिश्यू गायब, और दोनों चैम्बर अलग अलग था, 2 रूम था, 2 कमरा था, अब एक कमरा यानी एक चैम्बर में कन्वर्ट, और इसके अंदर क्या घूम रहे हैं? पोलन ग्रेन्स घूम रहे हैं। चलो सबसे पहले इसको बता, अब इसके अंदर क्या घूम रहे हैं? पोलन ग्रेन्स। अब ध्यान सुनिएगा, पोलिनियम किसे कहते हैं? पोलिनियम, अगर एक लोब का, अगर प्रत्येक लोब का सारा पोलन ग्रेन आपस में सट जाए, अटैच हो जाए, तो ऐसे अटैच्ड पोलन ग्रेन को पोलिनियम कहते हैं। कैसे होगा? देखो सब सट गया। अब सटा हुआ सीन कैसे बनाएंगे? तो ऐसे थोड़ा हमको और बनाना पड़ेगा। देखो ये सब सट गया, सारा पोलन ग्रेन सट गया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनियम। ये पूरा क्या बोलते हैं? पोलिनियम। एक लोब का सारा पोलन ग्रेन सट गया, काम समझ। यहाँ भी क्या हुआ? वैसे ही क्या बन गया? पोलिनियम। सभी पोलन ग्रेन आकर के आपस में एडहेर हो गया, सट गया, एक दूसरे से सारा पोलन ग्रेन सट। ये भी क्या हुआ? पोलिनियम। एक पोलिनियम, 2 पोलिनियम। तो जब एक लोब के सारे पोलन ग्रेन आपस में सट जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे पोलन ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पोलिनियम कहते हैं। कहां मिलता है? कैलोट्रोपिस। किस प्लांट मिलता है? कैलोट्रोपिस प्लांट मिलता है पोलिनियम। कंपाउंड पोलन ग्रेन कहां मिलता है? जंकस। जंकस एग्जाम्पल तो आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम एक एग्जाम्पल कि कंपाउंड पोलन ग्रेन कहां मिलता है, तो याद कर लीजिएगा, जंकस में मिलता है। उसके बाद जेट्रोफा में मिलता है, टाइफा में मिलता है। जेट्रोफा, टाइफा, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड पोलन। यानी टाइफा के प्लांट में, जेट्रोफा के प्लांट में, जंकस के प्लांट में कंपाउंड पोलन ग्रेन मिलते हैं। जब 4 पोलन ग्रेन सट जाते हैं। पोलिनियम कहां का मिलता है? कैलोट्रोपिस नाम के प्लांट में। नाउ अब जो मैं डील करने जा रहा हूं उसका नाम है ट्रांसलेटर। क्या है ट्रांसलेटर? क्या है? बड़ा आसान है। जब दो पोलिनियम आपस में सट जाए, जब 2 पोलिनियम आपस में अटैच हो जाए, देखिए अब ये क्या हो गया? देखो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका नाम, पूरे का नाम क्या हो गया? ट्रांसलेटर। देखो हम पूरे को निकाल दें, हम तेजी से बना रहे हैं, टाइम नहीं है हमको। हम बनाए ये सारा पोलन ग्रेन यहां सट गया, ये हुआ एक पोलिनियम, और ये हुआ दूसरा पोलिनियम, उस लोब का पोलिनियम, और दोनों अब सट गया। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम, इसी का नाम क्या है? ट्रांसलेटर है। व्हेन
two poloniums attached together with a structure, then it leads to formation of translator. तो अब आप लोग क्या क्या समझ गए? कंपाउंड पोलेन किसे कहते हैं? जब 4 पोलेन सट जाए, जब सारा पोलेन सट जाए एक लोग का तो पोलिनियम, जब 2 पोलिनियम आपस में किसी एक स्ट्रक्चर से सट जाए तो ट्रांसलेटर। इस तरीके से आपने कहा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। 6 पॉइंट क्लियर कर चुका हूं। नेक्स्ट हमने बताया था टाइप्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर कौन एंट्री मारेगा? पोलन ग्रेन। कैसे एंट्री मारेगा? तो मित्रों, दुल्हन यहां बैठी है, दुल्हन का पंडाल यहां सजा है और ओव्यूल एक गांव है, और गांव में आप बारात जा रहे हो, दुल्हा को लेकर के आप बारात लेकर के दुल्हा को लेकर के आप दुल्हन के गांव जा रहे हो। दुल्हन के गांव का नाम क्या है? ओव्यूल है। और दुल्हा जिस गाड़ी में आ रहा है, इसको मैं दुल्हा को टू मेल गैमेट्स दुल्हन से मिलने आ रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन करने जा रहा है। मेल फीमेल का मिलन होगा तो एक जगह होगा तब मिलन होगा। तो पोलन ट्यूब, इस पोलन ट्यूब को हम लोग स्कॉर्पियो बोलते हैं। स्कॉर्पियो यानी इसका गाड़ी है। स्कॉर्पियो पर बैठ करके, कार पर बैठ करके दुल्हन के पास इस गांव में जाएगा। किस गांव में? ओव्यूल नाम का एक गांव। अब कोई गांव में तुम बारात जाते हो तो उस गांव में जाने का बहुत रास्ता होता है। उस टोला से भी एंट्री मार सकते हो, इस टोला से भी एंट्री मार सकते हो, 3-4 रास्ता है। गांव में घुस गया, लेकिन कहीं से भी घुसोगे गांव में, जाना तो है कहां पर? जहां पर दुल्हन का घर है, जहां दुल्हन का पंडाल सजा है, जाना तो दुल्हन के पंडाल के पास है। तो मित्रों, तो ये पोलन ट्यूब इस गांव में किधर से घुसा? ये पोलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर किधर से घुसा? तो सुन लीजिए, मोस्टली कॉमनली किधर से एंट्री मारता है? कॉमनली, जो नीट का क्वेश्चन भी है, कॉमनली माइक्रोपाइल। तभी तो मैंने आपको बोला कि ईश्वर ने माइक्रोपाइल क्यों बनाया, ओव्यूल में माइक्रोपाइल क्यों दिया। माइक्रोपाइल किसे कहते हैं? ओव्यूल का वह जगह जहां पर इंटेगुमेंट ना हो। आपको मैंने बताया भी था, जब आप घर का बाउंड्री बनाते हो तो क्या बाउंड्री को पूरे बना देते हो कि बाउंड्री में कुछ दूर छोड़ देते हो कार, गाड़ियां, लोग को आने जाने के लिए? तो वैसे ही ये माइक्रोपाइल एक जगह है, एक रास्ता है। उसी रास्ते से होकर उसी रास्ते से अगर ये पोलन ट्यूब घुसता है दुल्हन के पास जाने के लिए, दुल्हा को पहुंचने के लिए, तो ऐसे एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। नाम भी है पोरोगेमी। पोरो मीन्स 4 और माने छेद। कौन छेद भाई? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? एक तरह का छेद है, एक तरह का रास्ता है। तो पोरोगेमी। अगर इधर से नहीं जाकर के, अगर ये मान के चलो चलाजा बाटे, ये चलाजा है, इस होकर ये कुछ चलाजा होते हुए ये अंदर एंट्री मार दिया। कौन? पोलन ट्यूब दुल्हा को लेकर इधर से आ गया। वाह, इसको क्या बोलेंगे? चलाजोगेमी। चलाजा होते हुए आया, चलाजोगेमी। माइक्रोपोल होके आया, माइक्रोपाइल होके, तो पोरोगेमी। अगर इस दोनों को छोड़ करके ना तो चलाजा होके आवे और ना ही माइक्रोपाइल होके आवे, किसी और पॉइंट से एंट्री मार दे, तो इसे क्या कहते हैं? मेसोगेमी। समाप्त। और मित्रों, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है वो सुन लीजिए कि इस तीनों में से मोस्ट कॉमन क्या है? तो पोरोगेमी। यही नीट का क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन वे ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन इनटू द ओव्यूल क्या होगा? पोरोगेमी मींस माइक्रोपाइल। चलाजोगेमी मींस चलाजा होकर के। मेसोगेमी मींस ना तो इससे किसी और जगह से इंटेगुमेंट्स होते हुए घुसा। ये जो इंटेगुमेंट है कहीं से भी अंदर चला जाए, इसे क्या करते हैं? मेसोगेमी। थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज छोड़ दिया हूं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल, जो मैं कल डिस्कशन करूंगा। ओव्यूल कितने बहुत इंटरेस्टिंग है। ओव्यूल कितने तरह के होते हैं मैं बताऊंगा। एट्रोपस, हेमिट्रोपस, एनाट्रोपस,
सर्सिनोट्रोपस एम्पाइलो, ये सब मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग है, कैसे कैसे वो झुकता है, कितने एंगल से झुकेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।